जोहार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एस फॉर स्टडी फॉर गोल्स पे मैं सुभाष वर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि झारखंड उत्पाद सिपाही का रिटन एग्जाम होना है और उसमें झारखंड समान ज्ञान से आपको 50 प्रश्न पूछे जाना है पेपर 3 में। साथ ही साथ झारखंड दरोगा का भी एग्जाम होना है और उसमें भी पेपर 3 में झारखंड समान ज्ञान से 40 प्रश्न पूछा जाना है और कुछ प्रश्न झारखंड कांस्टेबल में भी झारखंड समान ज्ञान से पूछे जाएंगे। इन सभी आगामी परीक्षाओं को टारगेट करते हुए स्टडी फॉर गोल्स झारखंड समान ज्ञान झारखंड जीके का प्रैक्टिस सेट सेशन शुरू किया था, जिसमें से एक हमने क्लास ले लिया था। आज के माध्यम से वीडियो के माध्यम से हम दूसरी क्लास लेने वाले हैं और आज के सेशन में हम झारखंड समान ज्ञान के महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों को देखने वाले हैं जो आगामी सभी जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे, चाहे वह जेपीएससी पीटी ही क्यों ना हो। तो देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। हालांकि हमने बहुत सारे मल्टीपल 2-3 दर्जन 50 प्लस क्लासेस जो हमने ली हुई है झारखंड समान ज्ञान की प्रैक्टिस सेट्स पे, लेकिन वह अलग अलग एग्जाम के हिसाब से अलग अलग समय अनुसार लिए गए थे। ठीक है, ये एक नया सेशन चल रहा है। चलिए, आपके समझ पहला प्रश्न आ चुका है और पहला प्रश्न आप पढ़ेंगे। आपको ध्यान रखना है, जो फॉर्मूला है, जो चीजें हैं, वह एकदम उसी प्रकार से चलेंगी जैसे पहले चला करती थी। जैसे भी यहाँ प्रैक्टिस सेट शुरू होता है वैसे ही आपको क्या करना है, कॉपी और पेन ले लेना है। उसके बाद नोट करते जाना है कि किस सेक्शन से यहाँ पे प्रश्न पूछे गए थे। जिस सेक्शन के प्रश्न आपके गलत हो जाएंगे उस सेक्शन का नाम लिख लेना है, उस टॉपिक का नाम लिख लेना है, उस टॉपिक को उस किताब के माध्यम से जाके दोबारा पढ़ना है, जिस भी किताब को आप फॉलो कर रहे हैं झारखंड जीके के लिए। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न हमारे समझ क्या है कि श्री कृष्ण प्रणामी सेवाधाम मंदिर, जैसे राधा कृष्ण मंदिर के नाम पे भी जाना जा रहा है, इसका उद्घाटन 5 जनवरी 2025 को हो गया। यह झारखंड के किस जिले में है, यह आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन है देवघर, रांची, खुट्टी और रामगढ़। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यह रांची जिले में। आइए इससे संबंधित कुछ वैसी जानकारियां देख रहे, चूंकि यह नई नई उद्घाटन हुआ मंदिर है तो इससे संबंधित पूछा जा सकता है। क्या पूछा जा सकता है? तो यहाँ पे देखिए क्या पूछा जा सकता है। श्री कृष्ण प्रणामी सेवा ट्रस्ट द्वारा पुंदाग रांची में श्री कृष्ण प्रणामी सेवाधाम मंदिर राधा कृष्ण मंदिर का उद्घाटन 5 जनवरी 2025 को हुआ है। यह मंदिर 4500 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है, जिसमें मुख्य मंदिर 3000 स्क्वायर फीट का है। संगमरमर और टाइल से सुसज्जित यह मंदिर श्री राधा कृष्ण को समर्पित है और इसमें श्री कृष्ण के जन्म से महाभारत काल तक की झलक देखने को आपको बेहतरीन तरीके से मिलेंगी। तो ये इस मंदिर से संबंधित चीजें रांची आसपास के जो लोग हैं वह यहाँ पे इसको देखने जा सकते हैं। दूसरा प्रश्न, जमशेदपुर स्थित टाटा स्टील कंपनी के मजदूरों ने एस.एन. हल्दर एवं व्योमकेश चक्रवर्ती के नेतृत्व में जमशेदपुर वर्क्स एसोसिएशन की स्थापना कब की थी? आपको पूछा जा रहा है। ऑप्शन है 1920, 1930, 1970, 1930 रिपीट हो गया है। ठीक है, इसको हम 32 मान के चलते हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर है 1920। देखिए, दो प्रश्न हम देख चुके हैं और यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे ध्यान रखना है कि मैं समय नहीं दे रहा हूं। तो आपको इस दौरान क्या करना है कि जिस बीच में प्रश्न पढ़ रहा होता हूं उस बीच आप प्रश्न सरसरी निगाह से जल्दी में पढ़ें और प्रश्न का उत्तर देने का कार्य करें या अपनी मन में सोचने का कार्य करें इसका जवाब क्या हो सकता है। अगर आप दे पा रहे हैं तो लाइव चैट में दे सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है कि मुगल काल में झारखंड को के नाम से जाना जाता था। मुगल काल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था यह पूछा जा रहा है। ऑप्शन है झारखंड, दामिनेको, ए और बी दोनों। ऑप्शन नंबर डी खोखरा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी खोखरा के नाम से जाना जाता था। दामिनेको तो अंग्रेजों के जमाने में आया और झारखंड तो झारखंड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब हम चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न क्या है कि झारखंड के किस शहर को मॉडल सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है? ऑप्शन है धनबाद, पश्चिमी सिंहभूम, बोकारो या गिरिडीह। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी गिरिडीह इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट पांचवा प्रश्न है कि इंडियन स्कूल ऑफ माइंस की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1925, 1926, 1930, 1929। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी 1926 में इंडियन स्कूल ऑफ माइंस की स्थापना की गई थी। आप कमेंट करोगे कि कहां की गई थी। ठीक है, हाँ, और साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कि जो चीजें इससे संबंधित है उसको फिर जाकर हम क्या, मैंने शुरू में क्या बोला था कि टॉपिक नोट करते रहना, किस टॉपिक से पूछा गया प्रश्न और उस टॉपिक को जाकर दोबारा किताब में पढ़ना है तो उससे संबंधित हर एक चीज पढ़ लेना है। ठीक है, नेक्स्ट छठा प्रश्न, जमशेदपुर स्थित, हाँ, और थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना है कि कौन बुक से पढ़े, कहां से बुक पढ़े। जो भी आपके पास बुक है उसी का अपडेटेड वर्जन पढ़ना है। ठीक है, स्टडी फॉर गोल्स का है तो स्टडी फॉर गोल्स का, किसी और का है तो किसी और का। जमशेदपुर स्थित टाटा स्टील कंपनी के मजदूरों ने
यह रिपीटेड प्रश्न है, अभी अभी हमने बताया, ठीक है, कि 1920 में हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं 7वें प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति गुरु गोमके के नाम से प्रसिद्ध हैं? मुकुंद नायक, रघुनाथ मुर्मू, ललित मोहन राय और सखाराम गणेश देवस्कर। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, रघुनाथ मुर्मू। एक एक्स्ट्रा फैक्ट मैं बता दूं कि इस यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी आपको सखाराम गणेश देवस्कर दिख रहे हैं, इनके बारे में जरूर गूगल करके पढ़ लीजिएगा। जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं की दृष्टि से यह नाम आपके लिए महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। 8वां प्रश्न है कि जून 2022 के अंत में झारखंड के सीएम मुख्यमंत्री अत्याधुनिक डेयरी संयंत्र का उद्घाटन कहां किए थे? ठीक है, हेमंत सोरेन ने किया था। ऑप्शन है गुमला, पाकुड़, लिट्टीपाड़ा और साहेबगंज। ठीक है, ये मिस्टैप है, लिट्टीपाड़ा होना चाहिए, पाकुड़ में एक जगह है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, साहेबगंज। ठीक है, साहेबगंज में इसका उद्घाटन किया गया था। ये से संबंधित कुछ जानकारियां हैं। जैसे हम जानकारी क्या है कि श्री हेमंत सोरेन ने साहेबगंज स्थित मेधा डायरी प्लांट का उद्घाटन किया था, जो कि 3400 करोड़ मतलब 34 करोड़ की लागत से बना था। यह न्यूज में काफी रहा था, तो इसको आप करंट अफेयर की दृष्टि से देख सकते हैं। हालांकि करंट अफेयर की बात आ गई तो मैं बता दूं कि यहाँ पे जो प्रश्न आएंगे वो आपको लगेगा कि एक स्टैटिक जीके, वास्तव में तो यह स्टैटिक जीके सेशन ही है, लेकिन इसमें कुछ करंट अफेयर को भी रखा गया क्योंकि यह प्रैक्टिस सेट सेशन है। ठीक है, उसी हिसाब से डिजाइन किया गया जिस हिसाब से परीक्षाओं में प्रश्न आएंगे। लेकिन मैं आप याद रखें कि प्रत्येक सुबह स्टडी फॉर गोल्स के यूट्यूब चैनल पे झारखंड करंट अफेयर आता है रंजित सर के माध्यम से, जिसे आप देखा करें। वहां पे जो इन दिनों प्रश्न बन रहे हैं झारखंड करंट अफेयर से लेके, वो प्रश्न आपको मिलेंगे। साथ ही साथ उसको कोरिलेट करके जो स्टैटिक जीके के प्रश्न रहे हैं, जो पहले से ही चले आ रहे हैं, वे चीजें भी आपको बताई जाती हैं। बाकी चीजें यहाँ मैं प्रैक्टिस सेट में करा दूंगा। स्टडी फॉर गोल्स ऐप पे अवेलेबल कोर्सेस में जो प्रैक्टिस सेट है वहां से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो करंट अफेयर देखना है ताकि आप अपडेट रहे स्टडी फॉर गोल्स से। 9वां प्रश्न, निम्न में से कौन सी झारखंड योजना कृषि से संबंधित है? कृषि किसान योजना, मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना, झारखंड किसान फसल राहत योजना और उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, 10वां प्रश्न क्या है कि झारखंड का कौन सा जिला क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? एरिया बाय झारखंड का सबसे लार्जेस्ट जो डिस्ट्रिक्ट है वह पूछा जा रहा है। साहेबगंज, बोकारो, पश्चिमी सिंहभूम और लोहरदगा। तो इसका क्या होगा? पश्चिमी सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसके पास सबसे ज्यादा एरिया है झारखंड के 24 जिलों में। ठीक है, 11वां प्रश्न है कि इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के अनुसार झारखंड में वन आवरण क्षेत्र कितना है? ऑप्शंस है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सही उत्तर आपको डायरेक्टली बता देता हूं, क्योंकि यह रिसेंट जो डाटा है उसके हिसाब से। तो ऑप्शन नंबर बी 23,765.78 वर्ग किलोमीटर, यानी कि स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है, आइए इस संबंध में आपको डिटेल देता हूं तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, यहां देखिए, भारत की जो वन स्थिति रिपोर्ट है, भारत की वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार जो झारखंड राज्य है उसका कुल वन क्षेत्र जो है वह 23,765.78 किलोमीटर स्क्वायर है, जो कि राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल का 29.81% है। अब देखिए, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यह जो आप यहाँ पे जो 2023 देख रहे हैं, इसको 2023 देख के कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे लेटेस्ट रिपोर्ट जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है यही है। ठीक है, क्योंकि यह जो रिपोर्ट में यहाँ 2023 भले देख रहे थे, लेकिन यह आया था दिसंबर 2024 में, मतलब 1 महीना पहले का यह रिपोर्ट है और इससे लेटेस्ट रिपोर्ट कोई नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है कि भारत में जो वन स्थिति रिपोर्ट 2023 है, इसके अनुसार राज्य का कुल वन क्षेत्र 23,765.78 किलोमीटर स्क्वायर है। अभी 2 सालों तक, आने वाले 2 सालों तक यही जानकारी आपको बार बार घूम फिर के आएगा। तो आने वाले 2 सालों में जितना भी एग्जामिनेशन होगा, सब में सही आंसर यही जाएगा। ठीक है, और भौगोलिक क्षेत्र जो क्या हो जाएगा 29.81%। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? 12वां प्रश्न कि खिलाड़ियों को उनके खेलों के अनुसार बेमेल जोड़े की पहचान करना है, मतलब कौन से खिलाड़ी हैं और उनसे संबंधित जो खेल दिया गया वह सही है कि नहीं। जयपाल सिंह मुंडा हॉकी सही है, महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट सही है, विमल लकड़ा हॉकी सही है। मनोहर टोपनो या तीरंदाजी लिख दिया, तीरंदाजी नहीं, मनोहर टोपनो भी हॉकी से संबंधित है। कैसे संबंधित है आइए यहाँ पे समझते हैं। देखिए, जो मनोहर टोपो है दोस्तों, यह जो है इनका जन्म, थोड़ा सा आप ध्यान रखें कि एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता हो सकता है। तो 25 जून 1958 को मनोहर टोपनो जी का जन्म हुआ था। यह एक भारतीय फील्ड हॉकी खिलाड़ी है। इन्होंने जो है लॉस एंजल्स में 1984 में जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हुआ था उसमें भाग लिए थे ये, और जहां भारतीय टीम जो है 5वें स्थान पर रही थी। ठीक है, तो काफी मतलब एक इनसे संबंधित अच्छी जानकारी हो जाती है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। खास करके यह हॉकी प्लेयर थे, यह याद आप रख सकते हैं।
टूसू झारखंड में सर्दियों में फसल कटाई के अवसर पर खाली स्थान माह के अंतिम दिन पर मनाया जाने वाला एक पर्व है। हालांकि मैं आपको करेक्ट कर दूं कि यह जो टूसू पर्व है, सबसे पहले तो देखिए कि इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पौष, यानी कि पूस माह। लेकिन आप ध्यान रखें कि यह जो टूसू पर्व है यह पूरा पूस महीना मनाया जाता है। हालांकि मेन तौर पे इसके जो है पूस के अंतिम दिन मनाया जाता है, यह बात सही है, लेकिन यह पूरा पूस चलते रहता है। ठीक है, पूरा पूस महीना का यह पर्व है, तो इसको ध्यान रखें। और टूसू पर्व पे मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ, अगर आप सर्च करोगे यूट्यूब पे कि टूसू पर्व बाय सुभाष वर्मा, तो आपको एक वीडियो मिल जाएगा जहां पे मैंने टूसू से संबंधित तमाम चीजें बताई हुई हैं कि टूसू क्यों मनाया जाता है, टूसू कैसे मनाया जाता है, टूसू कब मनाया जाता है, टूसू का मतलब क्या महत्व है हमारे झारखंडी संस्कृति में, सब कुछ बताया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट 14वां प्रश्न आपके समझ क्या है कि रांची जिले में गांवों की संख्या क्या है। ठीक है, टोटल विलेज नंबर ऑफ रांची डिस्ट्रिक्ट पूछ रहा है। ऑप्शन है 1220, 1420, 2050 और 1311। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। टोटल जो रांची में है वह 1311 गांव है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम 15वें प्रश्न की ओर। ठीक है, 15वां प्रश्न थोड़ा लंबा है, इसको इत्मीनान से पढ़ेंगे। यह झारखंड का एक जिला है जहां ऐसी मान्यता है कि तत्कालीन राजा बसंत ने इस क्षेत्र में आए सुखाड़ की वजह से पुत्री कर्णवती के कहने पर 52 बीघा क्षेत्रफल में बहुत गहरा तालाब खुदवाया। ऐसा कहा जाता है कि इस पोखर में सपाहोड़ आदिवासी के एक गुरु ने समाधि ले ली थी, इसीलिए यह पोखर सपाहोड़ का पवित्र तीर्थ स्थल है। यही कारण है कि साल में 2 बार यहाँ बड़ी संख्या में सपाहोड़ लोग जुटते हैं और दीक्षा ग्रहण करते हैं और मेला लगता है। तो उस जिले का नाम बताएं जहां यह मेला लगता है। बेसिकली ये जिस मेला की बात यहाँ पे की जा रही है, यह मेला है बिसुआ मेला, जो कि लगता है गोड्डा जिले में। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रख के चलना है। ठीक है, देखिए बिसुआ मेला। नेक्स्ट 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न क्या है कि सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना के माध्यम से कितनी कक्षा तक के अभ्यर्थियों को सहायता प्रदान की जाएगी? 6ठी से 10वीं, 8वीं से 12वीं, 8वीं से 10वीं या पहली से 5वीं? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 8वीं से 12वीं हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रख के चलना है कि 8वीं से 12वीं तक के लिए यह जो है चीजें हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है 17वां प्रश्न। 17वां प्रश्न है कि पंचायत समिति के प्रमुख का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 2 वर्ष, 6 वर्ष, 5 वर्ष? निर्धारित नहीं है। देखिए जैसे मुखिया का चुनाव होता है उसी प्रकार से प्रमुख का चुनाव होता है। ठीक है, और उसी से संबंधित यह है पंचायत समिति का प्रमुख। ठीक है, पंचायत समिति का जो चुनाव होता है, पंचायत समितियों का, जिसे सरपंच के तौर पे आप समझ सकते हैं, तो पंचायत समितियों का चुनाव होता है। उन पंचायत समितियों में से फिर एक प्रमुख चुना जाता है जो सीधा ब्लॉक में बैठता है। ठीक है, तो उनका कार्यकाल आपको पूछा जा रहा है, तो उनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 17वें के बाद 18वें प्रश्न की ओर जाते हैं। 18वां प्रश्न क्या है कि झारखंड राज्य की कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है? झारखंड राज्य में कुल कितनी बार प्रेसिडेंट रूल लगा है आपसे पूछा जा रहा है। 4 बार, 3 बार, 1 बार, 2 बार? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 3 बार लगा है। ठीक है, राष्ट्रपति शासन झारखंड में। देखिए कब कब लगा इसको आप ध्यान रखिए, शॉर्ट में आप ध्यान रख सकते हैं 2009 में लगा, 2010 में लगा, 2013 में लगा। डिटेल में आप याद रख सकते हैं कि पहली बार जो है 19/1/2009 से लेके 19/12/2009 तक लगा। ठीक है, 29/12/2009 तक लगा, मतलब पूरा 2009 आप समझ सकते हैं। दूसरी बार जो है 1/6/2010 से 10/9/2010 तक लगा, और तीसरी बार 18/1/2013 से लेके 13/7/2013 तक लगा। ठीक है, यह 3 बार जो झारखंड में राष्ट्रपति शासन लगा है उसका डेट एकदम क्लियर है। इसको आप स्क्रीनशॉट करके रख ले, इसको आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट 19वां प्रश्न है कि निम्न में से किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? हालांकि अब यह बंगाल का शोक रहा नहीं, क्योंकि जो है यह इसका सही उत्तर तो सबसे पहले आप देखिए कि यह दामोदर नदी होगा। ठीक है, दामोदर नदी होगा। लेकिन बात को आप समझिए कि इस अब जो है दामोदर नदी पे इतने सारे बांध बन गए हैं कि अब जो है यह बंगाल का शोक रहा नहीं। ठीक है, बहुत सारे बांध दामोदर नदी पे, मल्टीपल जो है डैम बना दिए गए हैं। आप इस बात से जो है अवगत है। लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है कि अगर पूछ दे तो बंगाल का शोक दामोदर नदी होता है। लेकिन अब यह जो है प्रश्न बहुत कम चांस है कि पूछी जाएगी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा 20वां प्रश्न जो होगा वह होगा थोड़ा सा, वह होगा झारखंड राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर क्या है? ठीक है, टोटल एरिया पूछ रहा है झारखंड का कि झारखंड के पास कितना टोटल एरिया है।
यहाँ पे ऑप्शन से सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी 79,714। लेकिन इसमें थोड़ा सा बात आपको समझने की जरूरत है। कहीं कहीं जब 716 देता है ऑप्शन में तो छात्र गड़बड़ा जाते हैं। उसके लिए मैं एक्सप्लेन कर दूं आपको कि जो 2011 का जनगणना मतलब हमारे पास है, सेंसस है, उसके अकॉर्डिंग जो दिया गया है वह 19,714 किलोमीटर स्क्वायर दिया गया है। लेकिन जो लेटेस्ट मतलब लेटेस्ट जो फॉरेस्ट रिपोर्ट आया है, चाहे वह लेटेस्ट क्या 2019 वाला भी कहें या 21 वाला भी कहें या 23 जो अभी आया उसको कहें, तो सब में आप देखोगे कि बार बार 79,716 किलोमीटर स्क्वायर दिया जा रहा है। तो आप ध्यान देंगे कि भले ही 79,716 स्क्वायर किलोमीटर दे, लेकिन जब 2011 का सेंसस के अकॉर्डिंग चलेगा तो 14 ही होगा, इसलिए आप 14 ही सेलेक्ट करें। अगर ऑप्शन में 714 रहे तो 79,714 किलोमीटर स्क्वायर, और बाकी कहीं सेट लगाते हैं तो मुझे पूरा यकीन है कि उन लोग या हम लोग जो है 79,716 किलोमीटर स्क्वायर ही बनाए होंगे। चलिए, तो इसको आप ध्यान रखना है। और इसका सोर्स क्या है, तो इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 जो है उसमें ज्योग्राफिकल एरिया टोटल जो है झारखंड का 79,716 किलोमीटर स्क्वायर दिया गया। इतना जमीन है झारखंड के पास। 21वां प्रश्न आपके समझ क्या है कि निम्न में से कौन सा लोक नृत्य पुरुषों द्वारा स्त्री वेश धारण करके किया जाता है, कि मतलब स्त्री का वेश धारण कर लिए पुरुष और नाच रहे हैं। हालांकि आजकल जो है रंगमंच के लिए बहुत सारे त्योहारों में और चीजों में स्त्री का ड्रेस पहन के लोग नाचते हैं, लेकिन अगर विशेष तौर पे कहें तो नटुआ नृत्य जो है इसमें क्या होता है कि जो पुरुष लोग होते हैं वह स्त्री वेश धारण करके और नाचते हैं। तो इसको आप नोट करके रख सकते हैं, ठीक है। ये जानकारियां आपको जो है एग्जामिनेशन में आ सकती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं 22वें प्रश्न की ओर। 22वां प्रश्न क्या है कि झारखंड राज्य का जनसंख्या घनत्व क्या है। यह बहुत ही आसान प्रश्न है, 414, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है। सबसे ज्यादा कौन से जिला में, यह कमेंट करिएगा आप, जहां पे बहुत ज्यादा है, ठीक है। 414 से 2-3 गुना। निम्न में से कौन सा पर्व गांव से चेचक की समाप्ति हेतु मनाया जाता है। चिकन पॉक्स जिसे चेचक कहते हैं, इससे बचने के लिए इनमें से कौन सा त्योहार मनाया जाता है। देसावली, आषाढ़ी पूजा, नवाखानी या रोग खिदना। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, आषाढ़ी पूजा ग्रामीणों के द्वारा मनाया जाता है। नेक्स्ट 24वां प्रश्न आपके समक्ष है, इनमें से कौन चेरो शासक जिसने कृषि को प्रोत्साहित किया और बार बार होने वाले मुगल आक्रमणों को ध्वस्त पलामू की दशा को सुधारने की सराहनीय प्रयास किए। ऑब्वियसली मेदिनी राय जी ने किया था, और जिनके नाम पे डाल्टनगंज का नाम मेदिनी राय किया गया, मेदिनीपुर किया गया। चलिए नेक्स्ट 25वां प्रश्न, 34वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया गया था असम, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, झारखंड में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगला जो मेरा हमारा प्रश्न होगा वह होगा कि झारखंड राज्य का कौन सा क्षेत्र चक्रवात की दृष्टिकोण से संवेदनशील है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन है पश्चिमी दक्षिणी, उत्तरी पश्चिमी, दक्षिणी पूर्वी, उत्तरी पूर्वी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, दक्षिणी पूर्वी, ठीक है। 26वां का क्या हो जाएगा, दक्षिणी पूर्वी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 27वां प्रश्न है, इनमें से कौन सी नदी छोटा नागपुर पठार में नहीं बहती है। उत्तर कोयल, दामोदर, रोरो, दक्षिण कोयल। देखिए उत्तर कोयल और दामोदर और दक्षिण कोयल तीनों जो है छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में बहती है, लेकिन जो यह रोरो नदी है दोस्तों, यह उधर नीचे चाईबासा तरफ बहती है, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में रख के चलना है कि रोरो नदी जो है चाईबासा में बहने वाली एक नदी है, ठीक है। 28वां प्रश्न, हाल ही में विमोचित पुस्तक न्याय पथ के पथिक के लेखक कौन है। एम.एस. रामचंद्र राव, डॉक्टर एस.एन. पाठक, राजेश शंकर और राजीव रंजन। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर एस.एन. पाठक। आइए इससे संबंधित कुछ डिटेल देख लेते हैं जो शायद आपको काम आ जाए। देखिए यहाँ पे ऑप्शन है, जस्टिन एस.एन. पाठक ने अपने न्यायिक जीवन के अनुभवों को इस पुस्तक में समाहित किया है और वर्तमान में यह राज्य के महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल राजीव रंजन है। इससे मतलब यहाँ पे ये एक एक्स्ट्रा फैक्ट हो गया, ठीक है। ये अलग फैक्ट है, इसको आप ध्यान में रखें कि वर्तमान में जो है एडवोकेट जनरल ऑफ जो झारखंड है, राज्य के जो महाधिवक्ता है वो राजीव रंजन है, ठीक है। ये अलग फैक्ट है, लेकिन यहाँ पे आपको ये चीज याद रखना है कि जस्टिस एस.एन. पाठक जो है या अपने न्यायिक जीवन के अनुभवों को जो है एक पुस्तक में समाहित किए हैं, और उस पुस्तक का नाम है न्याय पथ के पथिक, ठीक है। चलिए पुस्तक से संबंधित जो प्रश्न आते हैं वहां पे पूछा जा सकता है। 29वां प्रश्न है, और 29वां प्रश्न अगला प्रश्न है कि छोटा नागपुर क्षेत्र जो है वह ब्रिटिश शासन के अंतर्गत कब आया था, 1764, 65, 72 या 73।
तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा 1765। 1765 में शाह आलम द्वितीय ने जो है अंग्रेजों को दे दिया था बिहार, बंगाल और उड़ीसा का कर वसूलने का अधिकार। ठीक है, तो उस समय छोटा नागपुर वही क्षेत्र था, क्योंकि झारखंड बिहार था। तो जो है ब्रिटिश शासन का दिन 1765 में छोटा नागपुर क्षेत्र आ गया। नेक्स्ट, झारखंड में मुख्यतः कितने प्रकार की फसलें पैदा होती हैं? तो इसका सही उत्तर होगा 3 प्रकार की फसलें पैदा होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 31वां प्रश्न। 31वां प्रश्न क्या है? यूल रूल 1856 झारखंड के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए लागू किया गया था? कोल्हान, संथाल परगना, पोरहट या हजारीबाग? इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, संथाल परगना में जो है यूल रूल लगाया गया था। तो इसको आप ध्यान में रखें। यूल रूल से संबंधित आप जो है डिटेल थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, ताकि एग्जामिनेशन में जो है इससे अगर संबंधित कोई और भी चीजें पूछ दिया जाए तो आप जो है इसको समझने में सक्षम रहे। हालांकि जब आप 1856 का आंदोलन पढ़ेंगे, सिद्धू कानू आंदोलन पढ़ेंगे, ठीक है, या फिर संथाल विद्रोह पढ़ेंगे, तो भी आप जो है यहां तक जो है पहुंच जाएंगे। चलिए नेक्स्ट 32वां प्रश्न है। 32वां प्रश्न क्या है कि झारखंड के किस जनजातीय समूह द्वारा लिखने के लिए ओल चिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है? संथाल, उरांव, मुंडा और होत? इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, संथाल। क्योंकि संथाल जनजाति की जो भाषा है संथाली, उस भाषा की जो स्क्रिप्ट है, लिपि है, वह ओल चिकी है। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए यहां पे क्या है? ओल चिकी लिपि एक भारतीय लिपि है। देखिए थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल दिया गया है। ओल चिकी लिपि एक भारतीय लिपि है जो संथाली भाषा लिखने में प्रयुक्त होती है, मतलब यूज होता है। और इसका आविष्कार पंडित रघुनाथ मुर्मू ने वर्ष 1925 में किया था। इसको आप ध्यान में रख सकते हैं। गुरु गोमके के नाम से इन्हें जाना जाता है। नेक्स्ट 33वां प्रश्न। उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला जो झारखंड के साथ सीमा साझा करता है? ऑप्शन है मिर्जापुर, गाजीपुर, सोनभद्र और चंदौली। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सोनभद्र। उत्तर प्रदेश का एक जिला सोनभद्र जो झारखंड से सीमा साझा करता है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आपको बताना है कि झारखंड का ऐसा कौन सा जिला है जो उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करता है, यानी कि सोनभद्र में टच करता है। ठीक है, चलिए यहां पे देखिए उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिले हैं और झारखंड में कुल 24 जिले हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 34वां प्रश्न। निम्न में से कौन सा पार्क या उद्यान हजारीबाग में अवस्थित है? ऑप्शंस है दीनदयाल पार्क, बिरसा मुंडा जूलॉजिकल पार्क, शहीद निर्मल महतो पार्क, ऑक्सीजन पार्क। तो ये जो है बिरसा मुंडा जूलॉजिकल पार्क भी रांची में है, ऑक्सीजन पार्क भी रांची में है। ये शहीद निर्मल महतो पार्क जो है ये हजारीबाग में। आप देखोगे कि डिस्ट्रिक्ट मोड़ से आप आगे बढ़ोगे, ठीक है, तो शहीद निर्मल महतो पार्क आपको मिल जाएगा झील के आसपास ही। ठीक है, कैप्टेरिया के आसपास ही। झारखंड में विस्फोटक उद्योग कहाँ स्थापित है? विस्फोटक उद्योग जो है मतलब कहाँ है? तो गोमिया, झरिया, धुरवा या गोविंदपुर? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, गोमिया में जो है विस्फोटक उद्योग है, स्थापित है, बहुत पहले से है। 36वां प्रश्न है, झारखंड राज्य में स्थित सबसे ऊंचा जलप्रपात है? दसम, हुंडरू, बूढ़ाघाट या गौतम धारा? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, गौतम धारा जलप्रपात जो है, ठीक है, गौतम धारा जो फॉल है वह झारखंड का सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल है, सबसे ऊंचा वाटरफॉल है। और इससे संबंधित कुछ जानकारियां हैं जिसे आपको स्क्रीनशॉट करके पढ़ लेना चाहिए। मैं एक बार पढ़ देता हूं। लोध, ठीक है, जिसे बूढ़ाघाट के नाम से भी जाना जाता है, भारत के झारखंड राज्य के लातेहार जिले के दक्षिण प्रभाग के पलामू टाइगर रिजर्व के मध्य जंगल में स्थित एक जलप्रपात है, वाटरफॉल है। यह झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ झारखंड है, और भारत का 21वां सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इतना ध्यान रखना है। यह लातेहार जिले के जंगल में बुरहा नदी पर स्थित है, जो छोटा नागपुर पठार में है। यह 143 मीटर ऊंचा है, ठीक है, और जिसे अगर फीट में हम जाने तो 469 फीट होगा। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा कि बूढ़ाघाट जो है, बूढ़ाघाट जलप्रपात, ठीक है, बूढ़ाघाट जलप्रपात के बाद जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है झारखंड का, वह कौन है? मैं हिंट देता हूं कि वह रांची में है। चलिए अब आते हैं हम 37वें प्रश्न की ओर। 37वां प्रश्न की ओर आते हैं। 37वां प्रश्न क्या है कि सरहुल पर्व कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा कार्तिक मास के किस तृतीया, माघ मास किस तृतीया, कार्तिक मास। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, चैत्र माह के कृष्ण पक्ष तृतीया को जो है सरहुल पर्व मनाया जाता है। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। सरहुल अब बहुत बड़ा त्योहार हो चुका है और झारखंड के मुख्य त्योहारों में से एक है। ठीक है, कुंदरा कांची खान पूर्वी सिंहभूम में जो किस खनिज के लिए विख्यात है, जो झारखंड का एकमात्र खान है?
अग्नि मृतिका, सोना, यूरेनियम या थोरियम? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, सोना के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम 39 नंबर प्रश्न, और क्या है? आश्विन मास, ठीक है, यानी कि आश्विन महीना में कृष्ण पक्ष अष्टमी को माताएं अपनी संतान की सुख समृद्धि के लिए या फिर उनके दीर्घ जीवन के लिए कौन सा पर्व करती हैं, पूछा जा रहा है। कर्मा, कदलेटा, जितिया या तीज? इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, जितिया पर्व किया जाता है। नेक्स्ट 40वां प्रश्न क्या है कि बिरहोर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? प्रकृति प्रेमी आदमी, जंगल का आदमी, पवित्र आदमी या आम आदमी? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, जंगल का आदमी। ठीक है, उसके बाद हमारे समक्ष है 41वां नंबर प्रश्न। 41 नंबर प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत, ठीक है, इस प्रश्न को पढ़िएगा, यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो है राज्यपाल को क्षमता है, मतलब यह राज्यपाल को यह पावर है कि वह किसी को क्षमादान कर सकता है। अनुच्छेद 207, अनुच्छेद 172, अनुच्छेद 161, अनुच्छेद 158? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 161। आइए इसको हम डिटेल में थोड़ा सा समझते हैं। इसका डिटेल कुछ इस प्रकार है, जिसे पढ़ने का कार्य करते हैं। आइए इत्मीनान से इसको पढ़ते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, काम आएगा। जानकारी क्या है कि आर्टिकल 161 भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद है, आर्टिकल है। यह संविधान के भाग 6 पार्ट 6 में शामिल है और क्षमा आदि और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, लघुकरण यानी कि कम करना, राज्यपाल की शक्ति का वर्णन करता है। अनुच्छेद 161 जो है वह राज्यपाल की शक्तियों का उल्लेख करता है। ठीक है, बताता है कि राज्यपाल की क्या क्या शक्तियां हैं। इसमें राज्यपाल की क्षमा, दंडादेश के निलंबन, मतलब कोई दंड मिल गया तो उसका निलंबन कर देना, हटा देना, परिहार या लघुकरण, कम कर देना, शक्तियों पर चर्चा की गई है। इस अनुच्छेद के मुताबिक किसी राज्य के राज्यपाल के पास किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति की सजा को माफ करने, राहत देने, कम करने या सजा का निलंबित करने का या फिर कम करने की शक्ति होती है राज्यपाल के पास। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए और अच्छे से इसको नोट कर लीजिएगा और कोशिश करिएगा कि याद कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न हमारे समक्ष है 42वां प्रश्न। यहाँ 42वां प्रश्न क्या है कि विवाह, ठीक है, विवाह किए बिना ही पति पत्नी के रूप में रहने लगते थे। जब इनके बच्चों का विवाह होता था तब उसी अवसर पर अपनी शादी भी रचा लेते थे। ठीक है, ऐसी प्रथा झारखंड की कौन सी जनजाति में देखने को मिलती है, यह आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, असुर। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हम चर्चा करना चाहेंगे, यह चर्चा करना चाहेंगे कि एक कोई मूवी आई थी, उसमें भी यह इस बात का जिक्र था, हालांकि मेरे दिमाग से वो मूवी निकल गया, अभी मैं देखने का प्रयास किया। उसमें कॉन्सेप्ट बताया गया है कि जो कोई मतलब एक बड़े वैज्ञानिक थे या बड़े लेखक थे, वे आए आदिवासियों के साथ रहे, उन पे उन्होंने जो है कि पुस्तक लिखी। उन्होंने उसमें बताया कि आदिवासियों का जो परंपरा था, कल्चर था, वो कितना ब्रॉड माइंडेड था। आज की सो कॉल्ड जो समृद्ध सोसाइटी है उनसे भी बेहतरीन जो उनकी समाज का जो निर्माण किया गया था और संरचना थी, उसमें बताया गया था कि शादी से पहले, देखिए आप जिस उम्र में आ चुके हैं, आप सरकारी नौकरी की तैयारी में इतना आप समझदार हो चुके हैं कि किसी भी व्यक्ति को जान पाना बहुत ही असंभव है जब तक आप उसके साथ रह न ले। इनफैक्ट रहने के दौरान भी वह फेक कर सकता है, आपको आंखों में, आपके आंखों में धूल झोंक सकता है। तो ऐसे में क्या होता था कि बहुत सारी जनजातियां थी, जिसमें एक असुर जनजाति भी थी। ठीक है, गिरोर में भी कुछ कुछ इस प्रकार की चीजें थी। तो वहां पे क्या होता था कि कपल शादी से पहले साथ रहा करते थे ताकि एक दूसरे को जान जाए, उसके बाद शादी हो। इनका जो थिंकिंग था, ब्रॉड माइंडिंग, इनका जो माइंड था वह बहुत अपर लेवल का था। जो छोटी छोटी चीजों को हमने बहुत बड़ी बना रखी है, जिस चीज के चलती समाज में बहुत ही अव्यवस्थाएं हैं और लड़कियों को जो है विकास करने की बहुत कम मौका मिलती है, क्योंकि उनको देवी के तौर पर स्थापित कर दिया गया, जो कि वह एक इंसानी थी। ठीक है, उनको काम करने का और विकास करने का और एक मतलब नॉर्मल जीवन जीने का हक था, जो उनको देवी बना के उन पे थोप दिया गया और कि अब तुम जो है बहुत ही पवित्र चीज, पवित्रता से उनको जोड़कर बहुत ही दिक्कत कर दिया गया है उनको। ठीक है, हालांकि समाज उसको, अगर किसी आप पे अगर कोई चीज थोपता है, ठीक है, अगर आप हमको सर बोलते हैं तो सर वाली रिस्पेक्ट भी दीजिए, अदरवाइज सर बोल ही है ना। वही चीजें जो है लड़कियों पे कर दी गई, उन्हें देवी तो बना दिया गया लेकिन देवी की तरह उन्हें ट्रीट नहीं किया जाता है। खैर,
यह बात की बात है। यहाँ पे फिलहाल जो है 42 का हम जो है सही ऑप्शन नंबर डी असुर के साथ चलेंगे, ठीक है। और हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। चर्चाएं बहुत बड़ी हैं और बहस बहुत लंबी है, तर्क बहुत सारी हैं और तर्क वितर्क करने जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें निकल के आ जाएंगी, बातें बन जाएंगी। फिलहाल हम नौकरी की तैयारी पर ध्यान देते हैं, क्योंकि यह हमारी नियति जो हमारा समाज ने लिखा है उसमें सरकारी नौकरी होना बहुत ही जरूरी है। अदरवाइज अन्य अपॉर्चुनिटी हमारी सरकारें, हमारी एजुकेशन सिस्टम हमें प्रोवाइड ही नहीं कराती। कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन झारखंड के किस स्थान पर आयोजित किया गया था? रांची, रामगढ़, हजारीबाग, देवघर, रामगढ़। इस चीज को कांग्रेस का जो अभी मैं आपको डिटेल बताता हूँ, इस कांग्रेस के इस अधिवेशन को जो है पूरा डिटेल में याद रखें, क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न हर जगह घुमा फिमा के पूछा जा सकता है। चलिए, यह जानकारी क्या है? तो साल 1940 में 18 से 20 मार्च तक रामगढ़ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 53वां महाधिवेशन हुआ था। यही पहले लाइन को ध्यान देखें कि यह जो 53वां कांग्रेस का जो महाधिवेशन हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 53वां 53, ठीक है, 53वां जो महाधिवेशन हुआ था वह 18 से 20 मार्च तक रामगढ़ में हुआ था 1940 में, ठीक है। यह इस लाइन क्लियर हो गए। अब देखिए अगला लाइन में क्या जानकारी है। अगला लाइन में जानकारी है कि मौलाना अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में हुए रामगढ़ अधिवेशन में जो है महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल समेत दिग्गजों ने हिस्सा लिया था। यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है कि जो रामगढ़ महाधिवेशन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, इसमें अध्यक्ष कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। आगे चलिए, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ साथ देश के कई वरिष्ठ नेता इसमें शामिल हुए थे। इस मौके पर बापू ने अधिवेशन स्थल पर लगाई गई एक प्रदर्शनी भी देखी थी, ठीक है, उसका उद्घाटन किया था और महिलाओं से कहा था कि पर्दा प्रथा, छुआछूत, अशिक्षा, अंधविश्वास जैसी कृतियों को जिहाद करने की अपील की थी। मतलब महिलाओं को एम्पावर करने का प्रयास किया था। और यही अधिवेशन के बाद जो है सुभाष चंद्र बोस भी जो है वो महात्मा गांधी से अलग हो गए थे। तो इसका बहुत बड़ा रोल था जो झारखंड की धरती से हुई थी, ठीक है। 44वां प्रश्न है। 44वां प्रश्न आपके समझ क्या है कि सिद्धू कान्हू के अतिरिक्त निम्न में से किसका संबंध संथाल विद्रोह से है? भीमकर्ण एवं विराट कर्ण, बुद्धू भगत, सिंगराय एवं बिंदराय, नीलांबर एवं पीतांबर। देखिए यह दोनों तो कोल विद्रोह वाले हो गए, ठीक है। और यहां पे अगर हम देखा जाए तो जो यहां पे प्रश्न किया कि सिद्धू कान्हू के अतिरिक्त निम्न में से किसका संबंध संथाल विद्रोह से है? देखिए संथाल विद्रोह को अगर हम समझें तो जैसे नीलांबर, ये तो होगा नहीं, भी नीलांबर पीतांबर जो हैं या कहीं न कहीं जो है संथाल विद्रोह सिद्धू कान्हू विद्रोह से जुड़ाव इनका कहने से ज्यादा अच्छा होगा कि 1857 की क्रांति जो हुई थी आजादी में, इन्होंने पलामू क्षेत्र में बहुत उसमें जो है सशक्त भूमिका निभाई थी। तो अभी हम इसको रहने देते हैं। सिद्धू कान्हू संथाल विद्रोह से इनमें से किन्हीं को नहीं जोड़ते हैं, ठीक है। संथाल विद्रोह देखिए क्या था। संथाल विद्रोह था, संथाल विद्रोह जिसे संथाल हुल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। यह क्या था दोस्तों, इसके बारे में मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हुए हैं। संथाल विद्रोह शॉर्ट्स भी मैंने बनाए हुए जिसमें पूरा डिटेल दिया हुआ है, सर्च करोगे तो मिल जाएगा, लेकिन फिलहाल एक बार देख लीजिए। संथाल विद्रोह जिसे संथाल हुल के रूप में भी जाना जाता है, हुल मतलब आंदोलन होता है, संथाल जनजाति द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। देखिए संथालों ने किसके विरुद्ध यह जो है संथाल हुल यानी कि संथाल क्रांति की थी? यह देखिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट, जमींदार के अगेंस्ट और सामंतवादियों के क्रूर नीतियों के खिलाफ, ठीक है। उन्होंने जो है पूर्वी भारत में वर्तमान झारखंड, ठीक है, पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्र में जो है यह आंदोलन विद्रोह किया गया था। यह 1855 में शुरू हुआ था और 1856 तक चला था। विद्रोह का नेतृत्व 4 मुर्मू भाइयों ने, सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, चारों भाई थे, इन्होंने किया था। इनकी 2 बहनें भी थी जो इसमें मतलब पार्टिसिपेट की थी, जिनका नाम फूलो और झानो था, जिनके नाम पे फूलो झानो योजना भी झारखंड में चल रही है। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं 45वें प्रश्न की ओर। 45वां प्रश्न क्या है? 45वां प्रश्न है कि विदेशों में कब पहली बार छऊ नृत्य का प्रदर्शन किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1938 में जो है विदेश में पहली बार छऊ नृत्य का मंचन किया गया था। इसको आपको ध्यान में रख के चलना है, क्योंकि यह भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि देखिए इसका एक्सप्लेनेशन आप देखिए, इसका एक्सप्लेनेशन है कि देखिए यहाँ पे पूरा जो है छऊ नृत्य से संबंधित में तमाम चीजें जो पूछी जा सकती है यहाँ पे मैंने लिख के लाने का कार्य किया है, इसको आप पढ़ लीजिए। यहाँ पे वो चीजें भी क्लियर हो जाएंगी जो अभी बताई गई। क्या है कि छऊ नृत्य को विदेश में मतलब कि फॉरेन कंट्री में पहली बार प्रदर्शित करने का जो श्रेय है
वह सरायकेला राजघराने के सुधेंद्र नारायण सिंहदेव को जाता है। छऊ नृत्य के बारे में कुछ खास बातें ध्यान रखेंगे, ठीक है, जो यहाँ पे है। क्या है कि छऊ नृत्य की उत्पत्ति झारखंड के सरायकेला खरसावा में हुई है, ठीक है। इसके तीन अभी आगे होगा। छऊ नृत्य को मार्शल और लोक परंपराओं के साथ एक अर्धशास्त्रीय भारतीय नृत्य माना जाता है। छऊ नृत्य की तीन शैलियां हैं, पुरुलिया छऊ, सरायकेला छऊ और मयूरभंज छऊ, ठीक है। पुरुलिया छऊ बंगाल से संबंधित, सरायकेला छऊ झारखंड से संबंधित, मयूरभंज छऊ उड़ीसा से संबंधित, ठीक है। सरायकेला और पुरुलिया शैलियों में मुखौटे का इस्तेमाल होता है, ठीक है। सरायकेला और पुरुलिया में जो छऊ नृत्य का मंचन होता है उसमें मुखौटे का इस्तेमाल होता है, लेकिन मयूरभंज छऊ में मुखौटे का इस्तेमाल नहीं होता है, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है। साल 2010 में यूनेस्को ने छऊ नृत्य को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया था। इसको आप ध्यान में रखेंगे, बहुत बड़ी बात है। गोपाल प्रसाद दुबे झारखंड के सरायकेला के एक प्रसिद्ध छऊ नर्तक है और उन्हें जो है पद्म पुरस्कार भी मिल चुका है इसके लिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए, मैं साइड आ गया हूं। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है छऊ नृत्य से संबंधित, ठीक है। इसको आप ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे है कि झारखंड के किस क्षेत्र में विंध्यन क्रम की चट्टानें पाई जाती है? हजारीबाग, गढ़वा, पूर्वी सिंहभूम, बोकारो, ठीक है। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, गढ़वा में। आइए इसको हम डिटेल में समझते हैं। झारखंड के सोन नदी के क्षेत्र में जो है दोस्तों वह विंध्यन क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। यहाँ पे आप देखोगे कि इसे रोहतास पठार का दक्षिणी छोर भी कहा जा सकता है और इन परतदार चट्टानों में बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, क्वार्ट्ज और डोलोमाइट की प्रधानता पाई जाती है। तो इसको आप नोट करके रख लें, यह जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। और नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या है कि सोन नदी का उद्गम कहां से होता है? ऑप्शंस है छोटा नागपुर पठार, त्रिकुट पहाड़ी क्षेत्र, अमरकंटक पहाड़ी या हजारीबाग का पठार। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अमरकंटक की पहाड़ियों से जो है सोन नदी का उद्गम होता है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा देख लेते हैं। सोन नदी दोस्तों, ठीक है, सोन नदी के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। यह काम आ जाएगा जीके झारखंड जी के दोनों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सोन नदी भारत के मध्य भाग में बहने वाली एक नदी है। इसे सोनभद्र शिला के नाम से भी जाना जाता है। यमुना के बाद यह गंगा नदी की दक्षिण उपनदियों में सबसे बड़ी नदी है। यह मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में अमरकंटक के पास उत्पन्न होती है, जो विंध्याचल पहाड़ियों में नर्मदा नदी के स्रोत स्थल के पूर्व में स्थित है, ठीक है। वह जो पहाड़ी है वहां से नदियां निकलती है बहुत सारी। यह उत्तर प्रदेश और झारखंड राज्यों में गुजरकर बिहार के पटना जिले में गंगा नदी में मिल जाती है, विलय हो जाती है। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसे स्क्रीनशॉट करिए, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे बढ़ते हैं कि 48वां प्रश्न आपके समक्ष है। निम्न में से किस वन्यजीव अभ्यारण्य में हाथी परियोजना प्रारंभ की गई है? गौतम बुद्ध अभ्यारण्य, दालमा वन्यजीव अभ्यारण्य, पारसनाथ अभ्यारण्य, लावालौंग अभ्यारण्य। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, दालमा वन्यजीव अभ्यारण्य में की गई है। दालमा वन्यजीव अभ्यारण्य की जो शुरुआत है वह वर्ष 1975 में इसको शुरू किया गया था। नेक्स्ट 49वां प्रश्न है कि झारखंड का तिलैया नामक स्थान इनमें से किस खनिज के निक्षेप हेतु प्रसिद्ध है? कोयला होगा या कोयला, चूना पत्थर, बॉक्साइट, अभ्रक। तो आप समझते हैं कि तिलैया वाला क्षेत्र जो अभ्रक के लिए, बॉक्साइट के लिए फेमस, अभ्रक के लिए फेमस है, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में रख के चलना है। तिलैया भारत के झारखंड राज्य के कोडरमा जिले में स्थित एक नगर है। कोडरमा क्षेत्र तो अभ्रक के लिए विश्व प्रसिद्ध है। कोडरमा को भारत की माइका कैपिटल या अब्राह नगरी के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे कुछ चीजें आपको ध्यान रखना है कि माइका कैपिटल ऑफ भारत, अब्राह नगरी भी कहा, मतलब माइका कैपिटल ऑफ भारत मतलब भारत की माइका कैपिटल, भारत की माइका राजधानी अब्राह नगरी के नाम से जाना जाता है। तो कोडरमा को जाना जाता है, ठीक है। और तिलैया भी जो है कोडरमा में भी है, कोडरमा में ही है तिलैया, ठीक है। तिलैया डैम और सैनिक स्कूल आप जानते होंगे। तो ये सब सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है। चलिए 50वां प्रश्न आज का हमारा कि झारखंड में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेल में झारखंड राज्य को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? 5वां स्थान प्राप्त हुआ था। आप सभी इस बात से अवगत होंगे, ठीक है। 5वां स्थान प्राप्त हुआ था उस दौरान। और इससे संबंधित कुछ अन्य जानकारियां हम ले लेते हैं जो एग्जामिनेशन में हमें काम आ सकती है। और वह जानकारी होगी इस प्रकार से, वह जानकारी इस प्रकार से क्या है जानकारियां कि इसका आयोजन जो है दोस्तों 2011 में हुआ था, रांची में हुआ था, खेलगांव में हुआ था। इसका शुभंकर जो था छौवा था, छौवा के तौर पे समझ सकते हैं। यह एक शिशु हिरन था। झारखंड में राष्ट्रीय खेलों में
जो है 43 स्वर्ण अर्जित किए थे झारखंड ने इस राष्ट्रीय खेल के दौरान, तो इसको आप ध्यान में रख सकते हैं। रिसेंटली जो है झारखंड का पहला रामसर साइट जो है वह घोषित किया गया है। तो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि जो झारखंड का वैसा कौन सा जो झील है उसे राज्य का पहला यानी कि फर्स्ट रामसर साइट जो है वह घोषित किया गया है। उस झील का नाम आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बतानी है और उससे संबंधित जो भी चीजें आप जानते हैं वह डिटेल लिख सकते हैं कि वह झील किस लिए प्रसिद्ध है, किस प्रकार की झील है, किस जिले में है। ठीक है, इस प्रकार की चीजें आप जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि अगर स्टडी फॉर गोल से आप जुड़े रहे तो आप इन सारी चीजों, इन पहलुओं से अवगत होंगे। लेकिन जो नए छात्र अगर कोई इस सेशन से ही जुड़े हैं तो उनको मैं बता दूं कि स्टडी फॉर गोल्स जो है, स्टडी फॉर गोल्स ही स्टडी फॉर गोल्स पब्लिकेशन चलाता है और स्टडी फॉर गोल्स पब्लिकेशन के माध्यम से जेपीएस और जेएसएससी के 2 दर्जन किताब मार्केट में है, जिनमें कुछ प्रमुख पुस्तकें जो झारखंड दरोगा, उत्पाद सिपाही जैसे एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है वह है झारखंड समान ज्ञान की प्रैक्टिस सेट की एक पुस्तक आती है 50 प्रैक्टिस सेट की। इस पुस्तक में क्या होता है कि आज तक जितने भी एग्जामिनेशन झारखंड में हुए हैं, सारे एग्जामिनेशन में आए सारे प्रश्न इस किताब में है। उसके अलावा 50 प्रैक्टिस सेट भी और कुछ की पॉइंट्स भी हर प्रैक्टिस सेट के बाद। ठीक है, तो यह किताब उत्पाद सिपाही, झारखंड दरोगा, झारखंड सचिवालय के लिए तो रामबाण है। उसी प्रकार से जब आप साइंस देखोगे तो उत्पाद सिपाही में 20 प्रश्न साइंस है और झारखंड दरोगा में 20 और सचिवालय में भी 20, यहां तक कि औद्योगिक प्रशिक्षण सहायक 6 to 8 नगर पालिका सब में 20 प्रश्न पूछा जाता है साइंस से। तो उसके लिए जो है यह जो किताब है हमारी 50 प्रैक्टिस सेट की साइंस की, यह पुस्तक ले सकते हैं। उसी प्रकार से कंप्यूटर का जो झारखंड दरोगा, झारखंड सचिवालय और स्नातक स्तरीय जितने भी एग्जामिनेशन है सब में आपको काम आने वाला है। इस प्रकार से और भी बहुत सारी पुस्तकें हैं। जो भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं उस एग्जाम से प्रिपरेशन से संबंधित किताब दुकान में जाके किताब मांगे स्टडी फॉर गोल्स पब्लिकेशन का, आपको मिल जाएगा। अन्यथा स्टडी फॉर गोल्स का टेलीग्राम या व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करके रखे, वहां हम अपने किताबों का, अपने स्टडी फॉर गोल्स पे ऐप पे उपलब्ध कोर्सेस का एडवर्टाइजमेंट करते रहते हैं। वहां पे आपको दिख जाएगा कि क्या स्टडी फॉर गोल्स प्रोवाइड करा रहा है। फिलहाल आप देखिए कि स्टडी फॉर गोल्स ऐप पे जो है उत्पाद सिपाही का कोर्स अवेलेबल है, पेपर 1, 2, 3 का। ठीक है, 1 का भी, 3 का भी और 2 का भी। 2 में आपको खोटा, नागपुरी, हिंदी, इंग्लिश का जो है ऑप्शन भी मिलेगा। खोटा मैंने उत्पाद सिपाही पूरा पढ़ाया हुआ है, पूरा वह कंप्लीट है सेशन। कभी भी कहीं भी चाह राह चलते कोई भी दिक्कत हो, उत्पाद सिपाही का संपूर्ण सिलेबस खोटा का पूछ सकते हैं आप। ठीक है, चलिए उसी प्रकार से सफलता का आधार सिलेक्ट स्टडी फॉर गोल्स ऐप पे कोर्स है, बहुत ही बेहतरीन कोर्स है। इसका मकसद यह है कि जितने भी स्नातक स्तरीय एग्जामिनेशन है सबका पेपर 3 में जो कॉमन होता है लगभग उसको टारगेट करते हुए वह सब्जेक्ट्स आपको इसमें पढ़ाए जा रहे हैं जो झारखंड दरोगा से अन्य एग्जामिनेशन में काम आएगा। जैसे उसमें सब्जेक्ट्स क्या होंगे, झारखंड जीके है, मैथ है, साइंस है, रीजनिंग है, कंप्यूटर है, ये सारी चीजें आपको वहां पे पढ़ाई जा रही हैं। और झारखंड दरोगा के लिए खाकी वर्दी का जुनून बैच तो है ही है। ये सब सारे जो कोर्सेज से आप एनरोल हो सकते हैं स्टडी फॉर गोल्स ऐप डाउनलोड करके। स्टडी फॉर गोल्स ऐप आप डायरेक्टली प्ले स्टोर में सर्च करोगे स्टडी फॉर गोल्स ऐप तो भी मिल जाएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा, या स्टडी फॉर गोल्स कि टेलीग्राम या व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम या फेसबुक वगैरह जहां पे भी आप फॉलो करते हैं वहां पे उसका लिंक मिल जाएगा, या ऑफिस में आप 8986772733 पे कॉल करके लिंक प्राप्त कर सकते हैं। यह स्टडी फॉर गोल्स का जो अन्य चीजें हैं जैसे कि स्टडी फॉर गोल्स यूट्यूब का दिखा रहा है, टेलीग्राम दिखा रहा है, यह संभवतः ट्विटर है और यह फेसबुक है, और व्हाट्सएप पे भी चैनल है और टेलीग्राम पे भी चैनल है। तो स्टडी फॉर गोल्स का आप ज्वाइन कर सकते हैं। एक बार आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन रीड कर लीजिएगा, वहां पे बहुत सारे आपको लिंक मिल जाएगा और आपको यह भी मिल जाएगा कि आज तक मैंने क्या क्या पढ़ाया हुआ है। मैंने बहुत सारी चीजें पढ़ाई हुई पिछले 4 सालों में, और वह स्टिल जो है झारखंड दरोगा जैसे मतलब सेवरल एग्जामिनेशन जो भी जेपीएससी होता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट वन नोट्स है, क्योंकि वह मेहनत से तैयार की जाती है। बाद बाकी वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो में कोई मिसटंग हो गया हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट आपका स्वागत है। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपने सुझाव, अपने शिकायतें और अपनी चाहतें हमारे साथ साझा कर सकते हैं कि आप क्या चाहते हैं, क्या लाया जाए स्टडी फॉर गोल्स ऐप पे आपके लिए। एज ए जेपीएससी जैसे स्टूडेंट आपकी क्या मांगे है वह रख सकते हैं, वह हम लाने का प्रयास करेंगे। कोई शिकायत है वह दर्ज करा सकते हैं, आपके लिए कमेंट सेक्शन खुला रहेगा, मैं स्वयं रिप्लाई करने का प्रयास करूंगा। बाद बाकी वीडियो में यहाँ तक बने रहने के बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना है। और स्टडी फॉर गोल्स ऐप अभी तक डाउनलोड नहीं किए हैं तो स्टडी फॉर गोल्स ऐप डाउनलोड कर लेना है, और टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो करना है, क्योंकि टेलीग्राम पे हम न सिर्फ अपने वीडियोज के लिंक डालते हैं जो भी वीडियोज आते हैं हमारे चैनल पे, और न सिर्फ हम अपने ऐप के कोर्स का लिंक डालते हैं जो कोर्स आते हैं ऐप पे, बल्कि जो भारत में चल रहे हुए समस्त चीजें, करंट अपडेट, ठीक है,
पोस्ट के माध्यम से साझा करते हैं, ठीक है, नोट्स के माध्यम से साझा करते हैं, जिसके माध्यम से आप स्टडी से कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़े रहते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशन में आपको बता दूं कि इसका तो प्रैक्टिस सेट 3 आएगा ही, साथ साथ झारखंड की जनजातियां, मैं बहुत सारे जनजातियों को पढ़ा चुका हूं यूट्यूब में, तो इसके बाद जो है उरांव जनजाति को मैं पुनः लेके आ रहा हूं एक बार स्टडी फॉर गोल्स ऐप पे, तो वह आएंगी। बाकी आप जो भी चाहते हैं कमेंट करिएगा, वह भी आएगी। चलिए बाय बाय, जय हिंद, जोहार झारखंड। चलिए सेशन को मुझे स्वयं ही बंद करना होगा।